अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे तमाम वीडियोस बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खुलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, साइटोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1, 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए मजमून साइंस 2, मैं आपकी मालूमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखे हयाती टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किससे कहते हैं। इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मसनूई तौर पर जीनी तब्दीली और नस्ल बढ़ाने की बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में हयाती टेक्नोलॉजी की तरक्की, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि इंडिया में हयाती टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और बहुत सारे हयाती टेक्नोलॉजी महकमे के तहत बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और इन इदारों में आला तालीम और तहकीक की बहुत सारी सहूलतें दस्तयाब हैं। तो हम देखते हैं हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल के कारोबार में किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ज़राअत में ज़रूरी हयाती टेक्नोलॉजी। ज़राअत के शोबे में हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़राअत में पैदावार और तनों बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप नीचे देख सकते हैं एक अनमॉडिफाइड और एक मॉडिफाइड प्लांट। मॉडिफाइड प्लांट एक ऐसा प्लांट जिस पे हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस पर हयाती टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वहाँ पर प्लांट ग्रोथ 50% ज़्यादा हुई है, 50% इंक्रीज़ इन फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी और लेस एनर्जी की उन्हें ज़रूरत है। तो इस तरह से जो हयाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्लांट्स मॉडिफाई किए जाते हैं, वो उसकी वजह से ज़राअत में पैदावार जो है बढ़ती है और तनाव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मखलूतुल नस्ल बीज, दो अलग अलग फसलों के जीन यकजा करके मुख्तलिफ फसलों की मखलूत नस्ल हासिल की जाती है। फलों के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है आजकल। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताई थी कि मखलूतुल नस्ल बीज में क्या होता है। इन तरह के बीजों में दो अलग अलग तरह की फसलें हासिल की जाती है। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हो, दो अलग तरह की फसलें, उनको यकजा किया जाता है। कॉर्न की एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो कॉर्न इस तरह से हासिल किए जाते हैं, आजकल हम जो भुट्टे देखते हैं उसके दाने आप देखिए, कितने भुट्टे जो है बिल्कुल शेप में होते हैं, दाने भी बिल्कुल बराबर लाइन से जो है होते हैं, एक जैसी साइज़ के बड़े बड़े दाने होते हैं। जबकि अगर आप कुछ सालों पहले तक या गांव में भी आजकल अगर आप देखें, कुछ पुरानी फसलें अगर की जाती हैं पुराने तरीक़ों से, तो भुट्टे जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े भी हुआ करते थे। बीजों के शेप्स जो है अनइवन भी हुआ कर, छोटे बड़े बीज होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मखलूतुल नस्ल जो है फल और सब्जियां हम इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके अलावा तस्वीर में यहाँ पर आपको बताया गया है कि बीज स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी की मदद से एक नया फ्रूट बनाया गया है, पाइन बेरी। एप्रिकॉट और प्लम से वैसे ही एक नया फ्रूट बनाया गया है, प्लम कॉट।
मैंडेरिन और रेड फिंगर लाइम से एक नया फ्रूट बनाया गया है ब्लैक लाइम, रेस्पबेरी और ब्लैकबेरी से टेबेरी। तो इस तरह से आजकल हम अपने अतराफ़ में बहुत सारे अलग अलग किस्म के नए नए फल देखते हैं। तो ये जो नए नए फल हम आजकल बाज़ारों में देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि इसमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दो अलग अलग तरह के बीजों को मिलाकर एक नई तरह का फल बनाया गया है। जीन में तब्दील शुदा फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जिसको जीएम क्रॉप्स या जीएमओ क्रॉप्स भी कहते हैं। जीन मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी किससे कहते हैं, पहले वीडियो में हमने देखे थे कि कोई भी जो जानदार होते हैं उनके जिस्म में खुलियात मौजूद होते हैं, खुलियात से मिलकर जानदार बने हैं। खुलियात में होता है मरकज़ा, मरकज़े में होता है एक क्रोमोज़ोम, क्रोमोज़ोम के स्ट्रेन्स जो है वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं और डीएनए में पाए जाते हैं जीन। तो ये जो जीन होते हैं ये किसी भी इंसान या जानदार या नबातात में उसकी खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का काम करते हैं। तो अगर ये जीन में तब्दीली की जाए तो बाहर का कोई जीन अगर इसमें ऐड किया जाए तो बाहर के जीन को किसी फसल के जीन के साँचे में डालकर मिलने वाली हस्ब ख्वाहिश खासियत वाली फसल को जीन में तब्दील शुदा फसलें कहते हैं। इस तरीके से फसलों की ज़्यादा पैदावार देने वाली, कुव्वत मुदाफ़अत वाली, नमक रोकने वाली, ज़ायद घास दूर करने वाली, ये इस तरह की फसलें क्या है हम आगे देखेंगे। कहत ने सर्दी की हालत में भी इस्तकामत वाली फसल की किस्म की पैदावार की जाती है। कुछ टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स यहाँ पे बताए गए हैं। कॉर्न जैसे मैंने बताई, सोया, कॉटन, पपाया, राइस, कैनोला, आलू, पोटैटोज़, टमाटर। बहुत ज़्यादा आजकल जो टमाटर बाज़ार में दस्तयाब है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, क्योंकि हम इससे पहले जो टमाटर इस्तेमाल करते थे वो छोटे बड़े किसी भी तरह के होते थे, अलग पीले भी होते थे, हरे भी होते थे। लेकिन आजकल आप देखोगे तो आपको टमाटर बड़े ही बड़े बड़े रेड बिल्कुल और चमकदार नज़र आते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। पीज़ यानी मटर, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए जाने लगे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बताई गई है, जीएमओ पोटैटो और नॉन जीएमओ पोटैटो जो सादे आलू होते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आलू हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू डजंट डीके नहीं, मतलब आप देख सकते हो आलू आप काट कर रखोगे तो थोड़ी देर में वो काला होना स्टार्ट होता है ना, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आलू है वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो जल्दी काले ना पड़े। तो 10 घंटे बाद भी कटने के वो उतने काले नहीं पड़ते। जीएमओ कॉर्न और नॉन ईटन बाय इंसेक्ट्स, इस तरह की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि उससे कीड़े मकोड़े खाकर तबाह ना करें, जबकि जो कुदरती तरीके से फसलें उगती हैं वो आप देख सकते हो कि उसको कीड़े ने खाकर तबाह कर दिया है। तो दोनों में फ़र्क यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है बीटी कॉटन या बीटी कपास। बेसिलस थियोरेंजिनेसिस नामी बैक्टीरिया से एक मखसूस जीन निकाल कर कपास के बीज में डाला जाता है। नीचे बैक्टीरिया की तस्वीर देख सकते हो, इसमें से एक जीन निकाल कर, जीन मैंने बताई किसे कहते हैं ना, वो निकाल कर कपास के बीज के अंदर डाला जाता है। इससे तैयार होने वाले कपास के पौधे पर के लार्वे कपास के पत्ते खाते हैं, तो जीन इनके जिस्म की ग़िज़ा की नाली को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से लार्वे मर जाते हैं। देखिए, कपास की फसलों पर लार्वे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए ये तरीका इख्तियार किया गया है कि इसमें जो ये बैक्टीरिया है उसके जीन निकाल कर डाल दिए जाते हैं। तो ये जो जीन है वो क्या करते हैं, वो उस लार्वे के जो ग़िज़ा की नाली है उसको ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लार्वे जो है वो मर जाते हैं।
तो आपको यहाँ पर ऊपर की जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो एक कपास है छोटी सी, वो कॉटन है जो अनट्रीटेड है, बीटी कॉटन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो नज़र आ रही है ऊपर की तस्वीर में, वो बीटी कॉटन है जो एकदम फूली हुई आपको अच्छी नज़र आ रही है। तो बीटी कॉटन्स जो होती हैं या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने से जो कॉटन तैयार हो रही हैं आजकल, ये ज़्यादा फसलें देती हैं और नुकसानात कम होते हैं। बीटी बैगन बिल्कुल यही जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्योरेंजिनेसिस, इससे मिलने वाले जीन का इस्तेमाल करके बीटी बैगन तैयार किया जाता है। इसे भी उसके बीजों में डाल दिया जाता है इसके जीन को। जीन के लिहाज से बेहतर बैगन में लेपिडोप्टेरिन नामी कीड़े को बर्बाद करने वाले जीन के अज्जा होते हैं। तो बैगन भी जो आजकल मार्केट में दस्तयाब होते हैं, आप वो देखते हो कि वो चमकदार होते हैं, बड़े होते हैं और कीड़े लगे हुए नहीं होते, वरना उमूमन बैगन पर कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, बैगनों में सुराख हो जाते हैं। आज भी जो गावटी बैगन जिसे हम कहते हैं, गांव वगैरह में अक्सर इस तरह के बैगन मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, इसमें देखिए सुराख और कीड़े लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे कीड़ा आपको बताया गया है, ये लेपिडोप्टेरिन नामी कीड़ा है। ये बैगन को ख़राब कर देता है, इसमें सुराख कर देता है, इसे खाता है। तो जब ये जीन के बैक्टीरिया के जीन इन बीजों में डाल दिए जाते हैं बैगन के, तो वो बैक्टीरिया, वो जो कीड़े हैं, जब उन्हें खाते हैं तो वो कीड़े खत्म हो जाते हैं और वो बैगन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसे ही बीटी बैगन कहते हैं। गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है गोल्डन राइस। इस किस्म में हयातीन ए, विटामिन ए का जो बीटा कैरोटीन है, वो बनाने वाला जीन जो है इसमें डाला गया है। 2005 में तैयार किया गया गोल्डन राइस 2 असली चावल के मुकाबले में 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन प्रोवाइड करता है। गोल्डन राइस आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे बताया गया है। और यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ये जो सफ़ेद चावल दिख रहे हैं आपको, वाइल्ड टाइप, ये हमारे नेचुरल चावल हैं जो हम घरों में खाते हैं इस तरह के। गोल्डन राइस 1 पहले बनाया गया और फिर उसके बाद 2005 में उसको थोड़ा मॉडिफाई करके गोल्डन राइस 2 बनाया गया, जिसमें 23 गुना ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है। घास खत्म करने वाली नबातात। देखिए अक्सर क्या होता है, खेतों में जहाँ पर फसलें उगी होती हैं उनके अतराफ़ में घास भी उगना शुरू हो जाती है। जब ये घास अतराफ़ में उगती है तो घास की वजह से अहम फसलों की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि घास जो है वो जो जितने भी खाद, ज़रूरी पानी, नमकियात जो अज्जा मिट्टी में मौजूद होते हैं, घास उन्हें हासिल कर लेती है और अहम फसलें जो है उन्हें हासिल नहीं कर पाती, तो इसलिए उनकी रुकावट में कमी हो जाती है। तो घास को ख़त्म करने के लिए घास कुश का इस्तेमाल करने पर उसके बुरे असरात उन फसलों पर होते हैं। अब अगर घास कुश यानी कुछ घास को ख़त्म करने वाली दवाओं का छिड़काव किया जाएगा तो उसके असरात फसलों पर भी देखने मिलते हैं, इसलिए घास कुश पौधे तैयार किए जाने लगे। तो ये पौधे जो होते हैं, इसके ज़रिए खेतों में घास को ख़त्म करना मुमकिन हो गया, यानी ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स तैयार किए जाने लगे हैं। तो ये प्लांट्स जो होते हैं, ये जब इनके अतराफ़ में घास उगने लगती है तो खुद ब खुद घास मुरझाकर ख़त्म हो जाती है। इस तरह से कुछ कीमियाई मादे उनके बीजों में, फसलों के बीज में डाले जाते हैं कि उनके अतराफ़ में घास उगने नहीं पाती, तो उसे ही घास ख़त्म करने वाली नबातात कहते हैं। नामियाती खाद, बायो फर्टिलाइजर्स। कीमियाई खादों का इस्तेमाल ना करते हुए नामियाती खादों का इस्तेमाल करके फसलों में नाइट्रोजन का तायुन, नेस, फॉस्फेट के हल होने की सलाहियत बढ़ती है। इसमें ख़ास तौर पर राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबीना बैक्टीरिया और एजोला नीलगो सब्सकाई का इस्तेमाल किया जाता है। देखो बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये कम नुकसानदा होते हैं, नुकसानदा नहीं होते, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये बहुत नुकसानदा होते हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी को ख़त्म कर देते हैं और ज़मीन में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है, आगे जाकर ज़मीन बंजर हो सकती है। तो इसकी बजाय नामियाती खादों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक
चीज़ जो बतौर नामियाती खाद इस्तेमाल होती है वो आप नीचे एजोला देख सकते हो, पानी में नीलगू सब्सकाई ये मौजूद होती है, ये इस्तेमाल की जाती है। और बायो फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमालात के कुछ फ़वाइद भी हैं, इम्प्रूव सॉइल एग्रीगेट स्ट्रक्चर, इंक्रीज माइक्रोबायल लाइफ, एब्जॉर्ब रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हेवी मेटल्स जो नुकसानदा होते हैं ज़मीन के लिए और प्लांट्स के लिए, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिटेन मॉइस्चर, लॉक न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को लॉक करके रखने का काम भी करते हैं जो बाद में पौधों के ही काम आते हैं। अफजाइश नसीज के बारे में तो आपने पिछली जमात में भी पढ़े, सबक के शुरू में भी मैंने आपको बताई। अफजाइश नसीज की वजह से नबातात में जुनैनी बेहतरी पैदा होती है। इसके अलावा इन नबातात की खुसूसियत आने वाली नस्लों में कायम रहती है। अब ज़ाहिरी बात है, एक नई नस्ल के नबातात तैयार हो गए तो अब उसकी आने वाली नस्लें जो होगी वो उसी तरह की बेहतर खुसूसियत वाली होगी। हैवानात की अफजाइश में अब जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब तक तो हम देख रहे थे ज़राअत में कैसे इस्तेमाल होता है, अब देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी हैवानात में किस तरह से इस्तेमाल होता है। मसनूई तख्मरेज़ी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थ्रू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो नेचुरल इंसेमिनेशन वाले आप देख सकते हैं जानवर, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, सुपीरियर सीमेन, मोर मीट, मोर मनी। इसका मतलब ये है कि इस तरीके में मसनूई तरीके से तख्मरेज़ी की जाती है, मसनूई तरीके से स्पर्म्स जो है निकाल कर फिर उन्हें मॉडिफाइड कर कर उन्हें मादा जो जानवर है उसके जिस्म में दाखिल किया जाता है। और बिल्कुल वैसे ही जुनैन की तब्दीली या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी किया जाता है। इन दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल करके हैवानात की अफजाइश के लिए किया जाता है, जिसमें दूध, गोश्त, भेड़ निज़ मेहनत का काम करने वाले जानवरों की नई नस्लें बनाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होने लगा है हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ़ कैटल प्रोड्यूस थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन द कंट्री। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, ऑलमोस्ट 14,79,345 एनिमल्स जो है पैदा किए गए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए। और स्टेट्स बताई गई हैं जो इसमें बहुत आगे हैं, सबसे आगे हैं तेलंगाना, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और फिर दूसरी स्टेट्स बताई गई हैं जो इसका इस्तेमाल करने लगी हैं बहुत ज़्यादा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसमें जो फीमेल एनिमल है उसके एग्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है, फिर उसको लैब में उसको 5 से 7 डेज़ उसको कल्चर किया जाता है, और फिर वो जो एम्ब्रियो है उसका वो ट्रांसफ़र किया जाता है रिसिपिएंट में एक दूसरे बेहतर नस्ल के जानवर में। और वो बेहतर नस्ल की जो मादा होती है वो उस एम्ब्रियो को जो है अपने रहम मादर में बच्चे की पैदा होने तक रखती है। फिर इस तरीके से जो नए जानवर पैदा होते हैं उनमें जो नस्ल यानी जिसके रहम मादर में ये एम्ब्रियो रखा गया था उसकी नस्ल की खुसूसियत भी होती है, जहाँ से एग जो है कलेक्ट किए गए उसकी खुसूसियत भी होती है, और एक नई नस्ल के जानवर जो है तैयार होते हैं जो ज़्यादा दूध देने वाले और ज़्यादा फरबा हो सकते हैं। अब देखते हैं इंसानी सेहत, ह्यूमन हेल्थ पर किस तरह से इसका असर हो रहा है। तशख़ीस अमराज और अमराज का इलाज इंसानी सेहत के दो अहम जुज़ है। यानी पहले तो मर्ज़ का पता लगाया जाए कि मर्ज़ है क्या, और फिर मर्ज़ पता लगने के बाद उसका इलाज करना। किसी शख्स की बीमारी की तशख़ीस करने के लिए उस शख्स के जुनैन का क्या किरदार है, इसे हयाती टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आसानी से समझा जा सकता है। ज़ियाबतीज़ और दिल की बीमारियों की तशख़ीस अब जिस्मानी अलामत नज़र आने से पहले ही हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है। पहले से होता था कि बीमारियां उस वक्त पता चलती थी जब आपको जिस्मानी अलामत ज़ाहिर हो रही है, यानी आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप बीमार हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जिस्मानी अलामत ज़ाहिर होने से पहले ही बीमारी का पता लगाया जा सकता है।
जिसकी वजह से वक्त रहते उसका इलाज मुमकिन है। हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से एड्स, डेंगू जैसे बीमारियों की तशखीस चंद मिनटों में आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलाज जल्द किया जा सकता है और इंसान की जान बचाई जा सकती है। अमराज के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन नामी हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शख्स जिसे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस बाकायदा जो है हर हफ्ते लेने होते हैं। तो पहले ये इंसुलिन घोड़ों के जिस्म से हासिल किया जाता था, एक तरह का हार्मोन है ये, लेकिन अब हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से यही इंसुलिन बैक्टीरिया के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। इसके लिए बैक्टीरिया के जीन में इंसुलिन का इंसानी जीन जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप नीचे तस्वीर में देख सकते हो, हाउ डिड दे मेक इंसुलिन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन, ये ह्यूमन इंसुलिन जीन का डीएनए है और ये प्लाज्मिड लूप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए है। इन दोनों को मिलाया जाता है, बैक्टीरियम यहाँ पे आप देख सकते हो, और इन दोनों को मिलाकर एक नया टीका जो है तैयार किया गया, इंसुलिन नए तरीके से तैयार किया गया। और ज़िद्द हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स भी इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद देखते हैं टीका और टीका लगाना, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। मखसूस बीमारी के जरासीम या बीमारी के खिलाफ दायमी तौर पर या कुछ अरसे के लिए मुदाफ़अती सलाहियत हासिल करने के लिए दी गई तिर्याक एंटीजन मिली हुई अशिया को टीका कहते हैं। देखिए, मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए उसके टीके जो है पहले ही लगा लिए जाते हैं, बीमारी की निशानी ज़ाहिर होने के पहले ही टीके दे दिए जाते हैं, ताकि हमेशा के लिए उस बीमारी से आप बच सकें या कुछ अरसे के लिए आपके जिस्म में मुदाफ़अती सलाहियत पैदा हो जाए कि आप उस बीमारी से लड़ सकें। रिवायती तौर पर बीमारी के जरासीम का इस्तेमाल करके ही टीका तैयार किया जाता था। पहले ये होता था कि जो बीमारी है वो बीमारी के ही जरासीम लेकर और उसमें बीमारी के जरासीम को मुकम्मल तौर पर मुर्दा करके या तो मुकम्मल तौर पर जरासीम को मार दिया जाता था या नीम मुर्दा करके उसे बतौर टीका जो है इस्तेमाल करते थे। लेकिन इससे कई अफराद को मुतल्लिका मर्ज़ भी लग जाता था। अब ये होता था कि अगर जो जरासीम, बीमारी के ही जरासीम आप किसी के जिस्म में डाल दोगे तो कभी कभी उसका उल्टा असर भी होता था। बीमारी से बचने की बजाय वो शख्स उस बीमारी का ही शिकार हो जाता था। तो मुतबादिल हल निकालने के लिए साइंसदानों ने हयाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई टीके तैयार करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बीमारी वाले जरासीम के प्रोटीन को एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया। जो बीमारी वाला जरासीम है वो पूरा जरासीम नहीं, सिर्फ उसके प्रोटीन को एंटीजन के तौर पर इस्तेमाल किया। तजुर्बा गाह में इसके जीन मिलाकर एंटीजन तैयार किए गए और इसका इस्तेमाल फिर टीके के तौर पर किया जाने लगा, जिसकी वजह से इंतहाई महफूज टीके तैयार होने लगे। देखिए, आप नीचे राइट हैंड साइड वाली तस्वीर देखिए, वैक्सीन में मिले होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़। एंटीजन ट्रिगर्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी। वैक्सीन एलिमेंट्स देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज देखिए क्या होते हैं। इनएक्टिव या डेड वायरस, उसके टॉक्सॉइड्स होते हैं। वीकेंड वायरस, उसका डीएनए, आरएनए और वायरस के पीसेस, ये जो है उसके एलिमेंट्स होते हैं। अब नीम मुर्दा या मुर्दा जरासीम या वायरस का इस्तेमाल ना करते हुए प्रोटीन खालिस हालत में दी जाती है, यानी नीम मुर्दा जरासीम या मुर्दा जरासीम नहीं डाले जाते इंसान के जिस्म में, बल्कि उसके प्रोटीन जो है डाले जाते हैं। ये प्रोटीन मर्ज़ के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियाना क़ुव्वत तैयार करके शख्स को बीमारी से महफूज रखते हैं। टीका लगाने में अब मुदाफ़अती प्रोटीन दाखिल करना नहायत महफूज है। हयाती टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार होने वाले टीके ज़्यादा दर्जे हरारत मुस्तकिल रखते हैं और इनकी सलाहियत काफ़ी अरसे तक कायम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो का टीका, हेपेटाइटिस का टीका वगैरह। जब आप छोटे होंगे तो आपको भी 5 साल की उम्र तक देखिए अलग अलग किस्म के टीके बच्चों को दिए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोलियो के टीके दिए जाते हैं, हेपेटाइटिस के टीके दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई बीमारियां जो आजकल आ रही हैं
उनसे बच्चों को बचाने के लिए, उनके जिस्म में मुदाफ़ियती सलाहियत पैदा करने के लिए उन्हें 5 साल की उम्र तक अलग अलग टीके दिए जाते हैं। तो ये टीके जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटीन किस तरह से, स्पाइक प्रोटीन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होती है। और आरएनए इज़ मेड विद इंस्ट्रक्शंस टू मेक वायरल प्रोटीन्स, आरएनए पैक्ड इन लिपिड नैनो पार्टिकल्स, और ये कहाँ जाते हैं फिर आपके वैक्सीन में। वैक्सीन डिलीवर्ड एट इंजेक्शन, और आरएनए रिलीज जो है सेल में रिलीज़ होता है। आरएनए यूज टू मेक वायरल प्रोटीन्स, और ये आपको इम्यून रिस्पॉन्स करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके अंदर बीमारी से लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही आजकल आप लोगों ने कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में सुना होगा। कोरोना वायरस जो बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में फैल रहा था, जिसकी वजह से हम अब तक लॉकडाउन का शिकार है, स्कूल्स हमारे बंद हैं, है ना। इसलिए हम इस तरह से वीडियो के ज़रिए आपसे मुलाकात करते हैं। तो इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए अब वैक्सीन बना ली गई है, इसके टीके बनवाए गए हैं, और ये वैक्सीन अगर जो शख्स लेता है तो उससे इस बीमारी से लड़ने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाएगी। साइंटिस्ट टेक पार्ट ऑफ द वायरस जेनेटिक कोड एंड टर्न्ड इट इनटू अ वैक्सीन दैट इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। The vaccine enters the cell and tells them to produce the coronavirus spike protein. जो कोरोना वायरस के जो डेड वायरसेस थे उसके स्पाइक प्रोटीन से ये वैक्सीन तैयार की गई है। द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेट्स टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय सेल्स विद द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन को ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार होती है। इफ़ द पेशेंट लेटर कैचेस कोरोना वायरस, अगर उस शख्स को फ़िलहाल बीमारी नहीं हुई है लेकिन अगर वो बाद में इस बीमारी का शिकार होता है तो द एंटीबॉडीज़ एंड द टी सेल्स आर ट्रिगर्ड टू फाइट द वायरस। तो फिर वो जो एंटीबॉडीज़ हैं और टी सेल्स हैं वो ट्रिगर करते हैं उस वायरस को उससे लड़ने के लिए, यानी उस वायरस के लिए मुदाफ़ियती सलाहियत हमारे जिस्म में पहले ही मौजूद होती है, और अगर आप कल को उस बीमारी का शिकार होते हैं तो फिर आप उससे बच सकते हैं अगर आपने वैक्सीन ली है तो। उसके बाद देखते हैं खुरदनी टीका यानी एडिबल वैक्सीन्स। खुरदनी टीका बनाने का काम जारी है, यानी अभी भी इस मैदान में तहकीकात चल रही है, रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं। अब जीनी टेक्नोलॉजी की मदद से आलू की पैदावार की जा रही है। ऐसे आलू को ट्रांसजेनिक आलू कहते हैं, ट्रांसजेनिक पोटैटोज़। ये आलू वाइब्रियो कोलेरा और एस्केरिकिया कोली जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। ऐसे आलू को खाने से कॉलेरा या ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। तो इंसानी बीमारी, नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, इंसानी बीमारी वाले जरासीम से हस्बे ख्वाहिश जीन अलग करना, नबातात में वायरस दाखिल करना, जीनी तरसील करदा नबाताती वायरस, आलू के पत्तों के टुकड़ों में वायरस की सरायत, पत्तों के टुकड़ों से मुकम्मल पौधा जो है फिर तैयार होता है जिसमें इंसानी बीमारी के जरासीम मौजूद रहते हैं। कच्चे आलू को खाने पर बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, ठीक है, यानी अगर हम इसको खाएंगे तो इसके खिलाफ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। और वो पर्टिकुलर बीमारी जिसके लिए ये आलू तैयार किए गए हैं वो अगर बीमारी लाहक हो तो उससे ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है आपकी वो उस बीमारी से आपकी हिफाजत करेगी। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे जीन थेरेपी के बारे में, जीन एग्यूमिनेशन थेरेपी किस तरह से काम करती है, ये जीन थेरेपी क्या है, क्लोनिंग किसे कहते हैं, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग है ये हिस्सा आगे का। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही, वक्त काफ़ी हो गया है तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा
ये वीडियो शेयर कीजिए, और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे तमाम वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।